मोदी जी निशाने पर हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं। पुलकित मनी नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन का बनाया हुआ एक मीम बहुत पॉपुलर हो गया है। ध्रुव राठी वगैरह ने इस पे कमेंट कर दिया। मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। I saw your photo. Which photo, Mr. Modi? Blue umbrella. Are you on Twitter? No, my friend. Epstein files. नेहरू जी की जम के आलोचना हुई। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। सीधी सीधी आलोचना होती थी। इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। आईटी मिनिस्टर एक चिट्ठी लिख देता है और किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो चीज हटा ली जा रही है। We all woke up to multiple plethora of Twitter accounts being blocked. लोगों पे मुकदमे हो जा रहे हैं। एक 14 साल के दलित युवक पे मुकदमा हो गया कि वो रील बनाता था, सरकार से सवाल पूछता था। 14 साल के बच्चे पर FIR की गई है। 14 साल के बच्चे जुबैर है, उस पे मुकदमे लगे, वो फैक्ट चेक करता है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर अरेस्ट। किसी ने पूछा कि आपको सोरो से पेंडिंग आती है। सत्ता में अब सियाहट और कड़वाहट भर गई। सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 का ये गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है। कारण कोर्ट ये सब होता रहे। रेंटिंग गोला पर एक क्रिमिनल लॉ लगा दिया। अरे जोक ही तो मारा था। श्याम मीरा सिंह को कोर्ट के ऑर्डर से टेक डाउन करने पड़े अपने बहुत सारी चीजें। यूएनआई के दफ्तर पर बाकायदा पुलिस घुस गई। जर्नलिस्टों को खींच के बाहर निकाला गया। ये जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो इतना असहज क्यों हो रहा है? क्यों वो लोगों को हंसने नहीं दे सकता? अरे जोक ही तो मारा था। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। राउंड टेबल स्टूडियो में इस बार हम एक अलग तरह का विषय लेके आए हैं। युद्ध का वक्त चल रहा है, चुनाव भी चल रहे हैं, ज़्यादातर खबरें इन पर केंद्रित हैं, लेकिन हम एक बिल्कुल नई चीज़ और दूसरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। ऐसा लगा हमें सोशल मीडिया पर बहुत सारी हलचल देखकर और इसके अलावा भी कि इधर कुछ फ़र्क आया है। हमारे देश में जो सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में हंसने वाले लोगों की कुछ तादाद बढ़ी है। लोकतांत्रिक समाजों में भी और तानाशाहियों में भी और सभी जगह मनुष्यता में ये होता है कि प्रतिवाद का एक स्वरूप है व्यंग, किसी पे हंस देना, कार्टून बनाना, कैरिकेचर करना, सिनेमा में के जरिए कर देना, रील बना लेना, कुछ बहुत सारे प्रतीक हैं उसके, बहुत सारे फॉर्म हैं। लेकिन ये एक तरीका है जिसमें एक तरह का आप प्रतिवाद अपना व्यक्त करते हैं। वो प्रतिवाद जब बहुत सारे लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है या बहुत सारे लोगों को उसमें आनंद आने लगता है, तो वो राजनीतिक शक्तियां जो उस समय पावर में होती हैं वो उससे डरने लगती हैं और फिर उनकी प्रतिक्रिया जो है वो उस चीज़ को और बढ़ाती है। ऐसा हमेशा हुआ है। ऐसे ही एक मीम की वजह से ये कार्यक्रम आज है। पुलकित मनी नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन का बनाया हुआ एक मीम जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया। एक 2 ही दिन में वो इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया और इतने लोगों ने उसको आगे पीछे हर माध्यम में बढ़ा दिया कि सरकार एकदम घबरा सी गई उससे। वो प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं में विदेशी नेताओं के साथ जिस तरह से वो उनके साथ मिलते जुलते हैं, जो उनका मैनरिज्म है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सब जो होता है, जैसा वो कैमरे की ओर देखते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को एक मिला जुला के, जैसे वो उन नेताओं से मिलते समय बुदबुदाते हैं, उनको बाहों में भरने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं, इस सब चीज़ों का एक आख्यान था। तो बड़ा पॉपुलर हो गया सब, बड़ा उसको शेयर वेयर हुआ। वो इसलिए और ज़्यादा उस पर कौतूहल पैदा हुआ कि सरकार ने उसको रोकने की कोशिश शुरू कर दी और सरकार ने उसको जितने भी माध्यम थे सब पर उसको रोकने का नोटिस जारी कर दिया। अब इससे क्या हुआ, आज की दुनिया में तकनीक के विकास से ये हो गया है कि इस तरह की रोकथाम करने से सरकारों के पक्ष में पता नहीं क्या होता है, लेकिन उसके विपक्ष में कुछ और लहर आ जाती है। जब ये खबर फैली कि वो रोक लिया गया है वीडियो, तो उसकी तलाश बहुत होने लगी और फिर ये दूसरे फॉर्मेट में आ जाते हैं, दुनिया भर से आ जाते हैं। आज की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिन देशों में तानाशाहियाँ हैं वहाँ VPN लगा के लोग ऐसे सब माध्यम देख लेते हैं जिन माध्यमों को रोकने की कोशिश वहाँ की सरकारें करती हैं। तो यही हुआ। अब ये इतना पॉपुलर वीडियो है कि ध्रुव राठी वगैरह ने इस पे कमेंट कर दिया कि इससे सरकार डर गई। तो ये देखने का एक विषय आ गया कि क्या अब मोदी जी पर हंसने वाले व्यंग की, मीम्स की, कार्टून की स्वीकार्यता समाज में एकाएक क्या बहुत बढ़ रही है क्या? तो उसी सब पर आज के इस कार्यक्रम में हम
एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं अतीत के, वर्तमान के और जिनका भविष्य में कोई रोल है, इन सब चीज़ों पर जो बात हमारी समझ में हम उसका विश्लेषण कर पाएँ वो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। जो अभी सदी बीती है उसमें और अभी जो चल रही है इसमें अगर हम इस तरह के मशहूर मस्खरों की बात करें तो चार्ली चैपलिन का नाम याद आ जाता है, और फिर उनकी बहुत मशहूर जो एक फ़िल्म है द ग्रेट डिक्टेटर, जो साफ नहीं करती लेकिन सबकी समझ में आ जाता है कि एडोल्फ हिटलर पर बनाई गई है और उनका मजाक उड़ा रही है। समझ में आ जाता है राजनीति में, और सारी दुनिया ने उसको, उस मूक फिल्म होती थी वो सब उनकी, लेकिन सारी दुनिया उनकी देखती थी। फिर मैं ये समय गूगल कर रहा था, मार्क ट्वेन का नाम आता, 19वीं सदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। अमेरिकी राजनीति, साम्राज्यवाद और सामाजिक पाखंड पर तीखे कटाक्ष उनके हैं, जो उस समय की और बाद की सत्ता व्यवस्था सबको असहज करते रहे। जॉर्ज कार्लिन आते हैं, आधुनिक जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसके सबसे प्रभावशाली नामों में से एक। धर्म पर, मीडिया पर, सरकार पर, कैपिटलिज्म पर, सब पे उनके अनोखे प्रहसन हमारे सामने हैं, दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे हैं। जॉन स्टेवर्ट हैं, डेली शो के जरिए अमेरिकी राजनीति और मीडिया की धज्जियां उड़ाते रहे हैं और खूब लोग पसंद करते रहे उनको। जॉन ऑलिवर हैं, उनका शो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर में सरकार की आलोचना। सरकार की आलोचना दरअसल एक प्रिय विषय है, और ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो व्यंग्य है, कार्टून है, ये जो एक मतलब एक धारा है, ये दरअसल कहीं न कहीं टकराती है व्यवस्था से और सत्ता से। इसीलिए जब इसका एक समय ऐसा आता है कि इससे सत्ता डरने लगती है या बेचैन होने लगती है और इसको रोकने की कोशिश करने लगती है। ऐसा बहुतों के साथ बहुत बार हुआ है। ये सब उसके एक प्रतीक है, एक तरह से कहें। रसल ब्रांड, राजनीति, कारपोरेट सत्ता और मीडिया पर, अच्छा सबने मीडिया को भी निशाने पर हमेशा लिया है, हर समय। तो मीडिया पर आज जो निशाना इतना बन रहा है और उसके अब नए संकेत आ गए हैं, नए शीर्षक आ गए हैं, उसकी नई संज्ञाएं आ गई हैं जो बड़ी लोकप्रिय हैं, जैसे गोदी मीडिया हमारे यहाँ। तो ये चीज़, ये परंपरा है, ये परंपरा ही विकसित होकर यहाँ तक पहुँची है। हमारे आर के लक्ष्मण थे, पूरा जीवन जो है वो उस समय की सत्ताओं के, और नेहरू जी पर उनके बहुत हैं, इंदिरा जी पर बहुत हैं, जो उस समय के राजनेता थे सब उनके कार्टून के निशाने पे थे। सब अपने कार्टून देखते थे, रोज़ आता था उनका। बहुत हल्के फुल्के ही ले लीजिए, लेकिन जसपाल भट्टी भी ये काम किया करते थे और ज़बरदस्त पॉपुलर थे। और उस ज़माने में तो दूरदर्शन के अलावा कुछ था नहीं, उस पर भी उनको करने दिया जाता था जो सरकार के ही हाथ में होता था। आज तो आप प्रसार भारती में इस तरह की कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते। हसन मिनहाज वैश्विक राजनीति पे व्यंग करते हैं, और साचा बैरन कोहेन ये नए नए उसके जरिए नेताओं और समाज की, मैंने कुछ नाम ये व्यंग के लिए संदर्भ सिर्फ इतना था कि ये चीज़ें सार्वभौमिक हैं। ऐसा नहीं कि भारत में ही मीम एकाएक बनने लगे हैं और सिर्फ मोदी जी निशाने पर हैं और इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। नहीं भाई, ये सार्वभौमिक है, मनुष्य की एक वृत्ति है, और ये एक तरह से प्रतिकार है, प्रतिवाद है। इसको इसी तरह से देखिए, समझिए। देश की आज़ादी के बाद जो हमारा देश जिस तरह से निर्मित हुआ, वातावरण में लोकतंत्र था। ये और बात है कि 51 में ही पहला वो संशोधन आ गया था जिसकी मैं आलोचना करना चाहूँगा। बहुत माइल्ड सा था लेकिन आ गया था, उपयोग नहीं हुआ लेकिन आ गया था। लेकिन उस समय व्यंग्यकार, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, अखबार वाले, कार्टूनिस्ट सब अपना अपना काम कर रहे थे, और उस समय की जो सत्ता थी वो उनके साथ उन कामों में शरीक होती थी, अपनी आलोचना सुनती थी, अपने कार्टून देखती थी, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करती थी, जो इस तरह के आर्टिस्ट हुआ करते थे। मैं कुछ रेफरेंस देख रहा था तो एक बहुत बड़े हिंदी कवि नागार्जुन और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, आप लोगों ने पढ़ा ना हो तो पढ़िए, हमारी पीढ़ी के लोगों ने बहुत उनको पढ़ा और सुना है। और आप सुने कि वो कहते हैं कि नागार्जुन कहते हैं दरअसल 1961 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ये भारत आई थी, तो उन्होंने लिखा, और इसको सारी दुनिया में उस समय और सारे देश में हिंदी जानने वालों के बीच ये बड़ी लोकप्रिय कविता थी। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। आप बताइए, इस तरह की चीज़ अब इस समय वर्तमान डिस्पेंसेशन के
चीफ अगर मोदी जी पर कोई कह दे, ट्रंप के यहाँ जैसे वो गए थे, अगर ऐसी कोई कविता लिखे तो शायद ज़्यादातर चांस है कि उसको तुरंत रोकने की कोशिश होगी। लेकिन ये हुई, और इसमें कोई ऐसी बहुत मतलब नागार्जुन से उस समय की सत्ता से शत्रुता हो गई हो, उनकी किताब जब्त कर ली जाए या ये कविता न पढ़ने दी जाए, ऐसा नहीं था। और इसके बाद भी देखिए उससे और कड़वी, जब नेहरू ने कॉमनवेल्थ में रहने का फैसला किया तो उन्हीं नागार्जुन ने लिखा, वतन बेचकर, देखिए वतन बेचकर पंडित नेहरू फूल रहे हैं, समा बांधकर नई गुलामी झूल रहे हैं। इस तरह की सीधी सीधी आलोचना होती थी। और जब वो चीन वाला मसला आ गया, पंचशील में वो फेल हुए, तो गोपाल दास नीरज ने लिखा, खूब रहे पंचशील खूब रहे नेहरू जी, हिंदी चीनी भाई भाई लुट गए नेहरू जी, कबूतर उड़ाते रहे अमन की बातें करते रहे, पीठ में छुरा घोंपा गया देखते रह गए नेहरू जी। 62 के युद्ध के बाद तो नेहरू जी की इतनी आलोचना भरी हुई है, उस समय के अखबार देख लीजिए, साहित्य देख लीजिए, कला देख लीजिए, सब में जम के आलोचना हुई है, और साधारण नहीं असाधारण आलोचना हुई है। और उस समय आज़ादी की लड़ाई से निकला हुआ वातावरण था, और निश्चित तौर पर नेहरू जी ने अपने जीवन भर उसका आदर किया है, इसको तो मानना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के समय भी शुरू में चीज़ों में वो तलखी नहीं थी जो दुर्भाग्य से 1975 में उनके दूसरे स्वरूप में देखने को मिली। नागार्जुन जी ने उन पर भी लिखा है, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। इस तरह से सीधे सीधे सब कुछ था। और हरशंकर परसाई ने गरीबी हटाओ के नारे पे लिखा था, एक पॉलिटिकल नारा था जो कांग्रेस ने लगाया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीबों को हटाने का इंतजाम ज़रूर हो गया है। और बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी इस सब संदर्भों में, ये था। लेकिन ये सही है कि जब उनके साथ संजय गांधी आ गए, इंदिरा गांधी के पुत्र, जिनको वो राजनीति में ले आई, जो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक क्षय थी, उसको स्वीकार करना चाहिए, सीधे सीधे वो गलत रास्ता था, और जिसको उस समय भी और बाद में भी अब तो सारे ही नेताओं ने अंगीकार कर रखा है। और संजय गांधी चूँकि उस परवरिश के नहीं थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की नैतिक सवालों को और लोकतांत्रिक सवालों को उस तरह से जिया हो, वो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए थे, तो उनके दिमाग में ज़रूर उद्दंडता थी, मैं उसे यूँ कहूँगा। और उनके साथ जो लोग आए, हालांकि जब वो सत्ता में आए तो पहले इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, चुनाव वो हार गए, उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह का संगठन बनाया उसमें उन लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना का भाव था। ये संयोग दुर्योग जो भी है भारत का, कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए सत्ता में आने के बाद ही, और हम संभवतः उन चीज़ों से वंचित रह गए, और ठीक ही रहे जो चीज़ें इस तरह के व्यक्तित्व से उपज सकती थी। राजीव गांधी जब आए तो उनके लिए तो ये था कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, और उनके आसपास के लोग, जैसे आज ट्रंप के आसपास के लोग उन्हें लेके कहाँ कहाँ और किस तरह से जा रहे हैं, वैसी परिस्थितियाँ उनके दौर में पैदा हुई। और भारी आलोचना मीडिया वगैरह में तो आप जानते ही हैं, वीपी सिंह अलग ही हो गए थे 87 में ही, 3 साल बाद ही, और एक पूरा आंदोलन उनके खिलाफ चल पड़ा था, और उन्होंने प्रेस फ्रीडम रोकने की कोशिश की। देखिए, जब जब इस तरह की सत्ता के सामने सवाल खड़े होते हैं तो सबसे पहले बात होता है आज़ादी पर कैसे हमला किया जाए, और वो एक बिल लेके आ गए थे 88 में, प्रेस की स्वतंत्रता को रोकने का, मानहानि टाइप का बिल था। उसके खिलाफ फिर आंदोलन हुआ और उन्हें विड्रॉ करना पड़ा। उस ज़माने में ये था। लेकिन अब हम इस ज़माने में देख रहे हैं कि 2000 में फिर बिल आ गया, आईटी एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्वैश किया, और अब तो 2022 में 24 में ये सरकार तो ऐसे कानून लेके आ गई है कि अब ऐसे फैसले हो रहे हैं। इसीलिए आईटी मिनिस्टर जो है एक चिट्ठी लिख देता है और किसी भी सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ हटा ली जा रही है, कोई भी चीज़ विड्रॉ हो जा रही है, लोगों पे मुकदमे हो जा रहे हैं। एक 14 साल के दलित युवक पे मुकदमा हो गया कि वो रील बनाता था और सरकार से सवाल पूछता था। एक इसी तरह से एक अधिकारी पे मध्य प्रदेश में हो गया, उसने फेसबुक या किसी पे कुछ लिख दिया था, कुछ ऐसे सवाल कर दिए थे जो सरकार को अप्रिय हैं, तो नौकरी सस्पेंड हो गया और चीज़ें हो गई। बहुत सारे लोगों को हम गिरफ्तार होते हुए पा रहे हैं इन सब मामलों में। बहुत सारे लोगों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ रही है। एक वो नेहा सिंह राठौर हैं, उन्हें अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से जाके मिली है, और कई लोगों को, जुबैर है उस पर मुकदमे लगे, वो फैक्ट चेक करता है। और एक पत्रकार बंद रहे 2-2.5 साल, उत्तर प्रदेश में एक मामले की जांच करने एक टीम आई हुई थी, उसमें उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए गए थे। तो ये वक्त अब धीरे धीरे हम पा रहे हैं कि सत्ता जो है
इन चीज़ों से पेश आने का जो उसका तरीका है उसमें अब खिसियाहट और कड़वाहट भर गई है। इसलिए हम इसका परीक्षण ये करना चाहते हैं। चलिए आपको उस वीडियो से मिलाते हैं, उसका अंश दिखाते हैं, जो पुलकित मनी का वीडियो है जिसको 2 दिन में ही 1,60,00,000 लोगों ने देख लिया था। Some serious issue with her today. And Mr. Modi, we are not here to celebrate. People are dying, Mr. Modi. People are dying. Kids are getting bombed. We need your help. We need India's help. The world is looking at Mr. Modi. My friend. यही था जिसकी वजह से आप कहें कि सत्ता में ऐसी हलचल हुई जिसने हमें इस कार्यक्रम को बनाने के लिए और लाखों लोगों को उस वीडियो को देखने के लिए उत्तेजित किया, आप यूँ कह सकते हैं। 18 मार्च की रात को ये आया था और इसके बाद 20 को इसको रोक दिया गया था। जिस दिन ये आया कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे मास्टरपीस, 100% एक्यूरेट, एक रील से सरकार वगैरह वगैरह जो इशारे करते हैं वो सब। लेकिन 20 मार्च को ये ब्लॉक हो चुका था और ब्लॉक होने के का जो कारण दिया गया और जो बताया गया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, पोस्ट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। कोई ऑफिशियल रीजन नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं, सिर्फ ये सूचना आ गई और ये ब्लॉक हो गया। TCO न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार यह ब्लॉक उसी रात हुए कई और अकाउंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। उस दिन सिर्फ यही अकाउंट बंद नहीं हुआ, अन्य अकाउंट्स थे @neher_who, @Dr. नीमो यादव, @Indian_Armada, @Duck की बात। इस तरह से करीब कई अकाउंट्स हैं जो किए गए और इसी आधार पर किए गए कि उनसे सबसे सरकार अपने को असहज महसूस कर रही थी। अब जो सेक्टर 69A है, सेक्शन 69A IT एक्ट 2000 का, ये गवर्नमेंट को ये पावर देता है। ये 2000 में जब अटल जी की सरकार थी उस समय ये लाया गया था कि वो सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है। ये यहाँ से पावर ड्रा हुई है और 20 फरवरी 2026 से अब इसमें नया IT रूल जुड़ गया है। ये अनलॉफुल कंटेंट हटाने की डेडलाइन इसने 36 घंटे से हटा के 3 घंटे कर दी है। यानी सरकार आदेश देगी तो ये प्लेटफॉर्म जो है 3 घंटे में उनको विड्रा कर लेना होगा। कारण, कोर्ट, ये सब होता रहेगा, लेकिन सरकार का काम तो 3 घंटे में हो जाएगा। यानी अगर सरकार, इसलिए इस समय एक भीड़ आई हुई है, इतने अकाउंट्स, इतने मटेरियल, इतनी चीज़ें विड्रॉ हो रही हैं और ये इस तरह से लागू रहा और तो जाहिर है कि जो आज़ादी है हमारी, निश्चित तौर पर वो आज़ादी उस तरह से आज़ादी तो नहीं रह जाएगी जिस आज़ादी के लिए आपने आज़ादी पाई थी। ये एक अलग तरह की आज़ादी होगी जिसमें सरकार को आज़ादी होगी कि वो आपको हंसने से रोक दे जब चाहे तब, और हंसने वालों को रोक दे। कुछ घटनाओं के संदर्भ ऐसे हैं जो सिर्फ इतने सरल भी नहीं बचे कि उनके जो कंटेंट है वो ब्लॉक हो जाए। इतना ही होता तब भी एक बात थी, कई जगह उससे ज़्यादा आगे की बात हो रही है। अब साकेत पुरोहित का मामला ले लें, मध्य प्रदेश के। रसोई गैस को लेकर समस्या है, आप जानते हैं। उस समस्या पर उन्होंने एक छोटा सा व्यंग किया। अध्यापक हैं और उन्होंने एक रील बनाई जो आजकल मैंने बताया था एक दूसरे कार्यक्रमों में आपको कि इस देश में करीब 1 करोड़ लोग रील बना रहे हैं। उसमें से 9 लाख लोगों की रील मोनेटाइज हो चुकी है, यानी उनको कुछ उससे पैसे मिल जाया करते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो मोनेटाइज कराने की लाइन में है। जब ये आंकड़ा मेरे पास आया था उससे 3-4 महीने बीत चुके हैं, हो सकता है ये संख्या बढ़ चुकी हो भी। उससे 10 लाख लोग हमारे यहाँ ऐसे हों जो इसके ज़रिए ही जिंदा हों। खैर, ये एक चीज़ है, लेकिन इसके ज़रिए आदमी थोड़ा सा प्रचलन में आता है, चर्चा में आता है। अब एक माध्यम है मनुष्य का एक्टिविटीज़ में रहने का। तो साकेत पुरोहित ने 3 मिनट का एक वीडियो बनाया जो गैस की समस्या से के बारे में था, आलोचना थी उसमें। ये आया, किसी बीजेपी के नेता ने शिकायत की, दिन में आया, रात में 10:30 बजे जो शिक्षा से संबंधित अधिकारी होता है उसका दफ्तर खोला गया और उन्होंने, जिला शिक्षा अधिकारी ने रात में 10:30 बजे साकेत पुरोहित को निलंबित कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस में आई रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि उनका कोई पक्ष नहीं सुना गया, न कोई जांच हुई, सीधे उनका निलंबन हो गया।
लेकिन बहुत सारे व्यंग तो हैं जिनको आप उस तरह से नहीं रोक सकते, उनको उस तरह से मतलब उनको किसी न किसी लेवल का प्रिविलेज है। जैसे नाले की गैस वाला मामला था, उसी मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष ने, उमंग सिघार ने इसको मुद्दा बनाया। आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, चर्चित सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के एक नाले के पास पाइप लगा के वीडियो बनाया और प्रेस वालों को बुलाया और दिखाया और कि कैसे इससे कोई इस तरह की गैस नहीं बन सकती कि चूल्हा जल सके। तो ये सब भी साथ साथ हो रहा है। व्यंग तो होंगे, तरह तरह से होंगे। लेकिन दूसरी एक घटना इसी तरह से लीजिए, एक दलित लड़का 14 साल का उत्तर प्रदेश में, होशियार लड़का है, पढ़ा लिखा है और रील बनाता है, बड़े ज़बरदस्त सवाल करता है सरकार से। उसके खिलाफ जो है, अश्विनी गौतम उसका नाम है, तो अश्विनी गौतम के खिलाफ 14 साल का लड़का है, उसके 2 मिलियन फॉलोवर हो गए इसकी वजह से, क्योंकि वो बड़ी उन्नत भाषा में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में अपने सवाल करता है, सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है, सड़कें और अन्य इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सामने लाता है। तो साहब उसके खिलाफ जो है 15 जनवरी 2026 को उसको डिटेन कर लिया गया, एक FIR दर्ज हो गई और उसके पिता या भाई को थाने में बुला के बहुत देर तक बैठाए रहा गया। 14 साल का है वो, लेकिन वो बाहर आया जब, तो उसके बाद उसने फिर अपना वो स्टैंड ले रखा है। तो लोग इसका प्रतिवाद भी कर रहे हैं और इस तरह की समस्याएं भी हो रही हैं जो थोड़ी सी सत्ता की ओर से असाधारण एटीट्यूड को दिखाती हैं कि उसमें सहनशीलता नहीं है या उसका व्यवहार लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो संविधान का पालन करने वाली हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, नीचे की कोर्ट्स हों और ऊपर की भी कोर्ट्स हों, वो इन चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही हैं जितनी गंभीर ये होती जा रही हैं। तो ये परिस्थितियां हमारे चारों तरफ हैं जिनको इस कार्यक्रम में हम लोगों ने उल्लिखित करने की कोशिश की है। कुछ और रेफरेंसेस हैं जो एक धारा की ओर हमें ले जाते हैं कि हम उस पे हमें केंद्रित होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। द वायर में एक पैरोडी एनिमेशन आया, ये फरवरी 2026 की बात है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर 52 सेकंड का एनिमेटेड ये था। जाहिर है प्रधानमंत्री हैं देश के, तो प्रधानमंत्री से संसद में सवालों से बचने की जो कोशिश, उस पर ये सटायर था। ये वीडियो ब्लॉक हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में अनअवेलेबल हो गया। स्क्रॉल इन की रिपोर्ट के अनुसार एडिटर्स गिल्ड ने इसकी आलोचना की कि ये हो क्या रहा है साहब। एक रेंटिंग गोला और इनके सेडिशन पर एक क्रिमिनल लॉ लगा दिया गया। ये रेंटिंग गोला एक बड़ा पॉपुलर वो है, प्रोफाइल है और इसमें एक महिला करती है बहुत तरह के सवाल। तो अब इसमें तो सेडिशन लॉ आ गया, ये अप्रैल 2025 का मामला है। इन सब लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट्स में भी बहुत कठिनाइयाँ हुई और हो रही हैं। दिसंबर 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी उनको, इसी तरह के एक मामले में। श्याम मीरा सिंह को कोर्ट के ऑर्डर से टेक डाउन करने पड़े अपने बहुत सारी चीज़ें। मैं एक वृत्ति दिखाना चाह रहा हूँ और ये सब लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत नाम है और उनका काम भी है। ये उनके साथ हो रहा है। कुणाल कामरा और हरीश जगतियानी का मामला कोर्ट में है ही है, आप जानते ही हैं। ये सब बहुचर्चित मामले हैं और इनमें जो 69A के सेफ गार्ड्स हैं और दूसरे कानूनों के तहत भी इनको किसी न किसी तरह से अपनी बात व्यक्त करने, व्यंग का आधार लेके या अन्य किसी तरीके से, ज़्यादातर मामलों में व्यंग का आधार लेने की वजह से इनको रोका जा रहा है। अब इसको दुनिया और समाज में जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्री स्पीच कलेक्टिव 2025 में कहती है कि पहले 4 महीनों में ही सेंसरशिप, थ्रेट्स, अरेस्ट, अटैक के अलार्मिंग घटनाएं आ रही हैं देश भर से। ये तो बड़ी बड़ी घटनाएं हमने बताई जो सबके नोटिस में आ जाती हैं और जिनकी चीख पुकार मच जाती है, जिनको बड़ी कोर्ट्स वगैरह में जाने पे कई बार रेमेडी मिल भी जाती है। लेकिन बहुत सारे नीचे ऐसे हैं जिनको कोई रेमेडी नहीं मिलती और वो जेलों वगैरह में भी हैं लोग। कश्मीर टाइम्स में 2025 में के अनुसार 2025 में भारत में 14,875 फ्री स्पीच वायोलेशंस के मामले हुए हैं और 9 जर्नलिस्ट की हत्या हो चुकी है। IBA रिपोर्ट दिसंबर 2025 कहती है अक्टूबर 2024 सितंबर 2025 के बीच 300 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑनलाइन कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट सोशल मीडिया को दी जा चुकी हैं। इंटरनेट शटडाउन्स के केसेस हमारे यहाँ 2024 में 84 और 2025 में अब तक 40 ये ह्यूमन राइट्स
वॉच कह रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं एक ट्रेंड की ओर इशारा करती हैं कि जो इस समय हमारे यहाँ डिस्पेंसेशन है वो बर्दाश्त करना, जो लोकतांत्रिक और एक किसी भी आज़ाद देश का व्यवहार है, जो हमारे संवैधानिक आचरण में भी लिखा हुआ है, ये उनके प्रचलन में नहीं है। उनको इससे कठिनाई हो रही है और वो इसको हमेशा छीनने की कोशिश करते हुए हमें मिल रहे हैं। इसलिए इस बात को जानना ज़रूरी है कि क्या अब हम सत्ता पर हंस भी नहीं सकते। सबसे ख़तरनाक तो यूएनआई के साथ हुआ। देश में अब एक तीसरी प्राइवेट एजेंसी मोदी जी के कार्यकाल में सबसे प्रमुख एजेंसी बन गई है यूएनआई। लेकिन इसके पहले तो 2 एजेंसियां जो आप कह सकते हैं जिसमें सामाजिक भागीदारी ज़्यादा थी, कोई उस तरह से प्राइवेट एंटिटी के तौर पे वो नहीं थी, पीटीआई और यूएनआई। तो यूएनआई के दफ्तर पर बाकायदा पुलिस घुस गई, उसमें प्रेस और सब काम करने वाले लोगों के बीच। जर्नलिस्टों को खींच खींच के बाहर निकाला गया। फीमेल जर्नलिस्ट भी थी, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई और अजीब तरह का वहाँ एक ये सब दिल्ली की घटना है, बिल्कुल संसद के आसपास के इलाके में ये सब है। वहाँ पे ये सब हुआ। वीडियो बन रहे थे, जो वकील और अन्य लोग वहाँ थे, एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनको पुलिस ने अब्यूज़ किया। ये सब वीडियोस पे है। ये आश्चर्यजनक रूप से उसको कोर्ट ऑर्डर के नाम पे ये सब किया गया। अब ये सब एजेंसियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और उसी ख़त्म होने के क्रम में ये घटना हुई। सौरभ शुक्ला ने कहा, जो एक अच्छे फील्ड रिपोर्टर हैं, जो उन्होंने इस पे कार्यक्रम बनाते हुए कहा कि कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है तामील करा लीजिए, लेकिन आप 2-3 दिन दे सकते थे। ये कोई ऐसा भागे जाने वाला या कोई अपराधी हैं या आतंकवादी हैं, ये बिहेवियर क्या है? मैनेजमेंट से बात कर लेते। जर्नलिस्टों के जो कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्टैक्ट, सोर्सेज, डिटेल्स वगैरह होते हैं, वो सब आप सील कर दें इस तरह से और दादागिरी करें। लेकिन अब यही दौर है और ये दौर इसी तरह से पेश हो रहा है हमारे सामने। लेकिन आखिर ऐसा सब हो क्यों रहा है? ये जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो इतना असहज क्यों हो रहा है? और वो इस तरह के कानून जो दुनिया में ज़्यादातर जगहों में गैर कानूनी माने जाते हैं और जिनकी आलोचना होती है, जो लोकतांत्रिक कानून नहीं हैं, उन पर अमल करने पर आमादा क्यों है? वो आवाज़ों को चुप कराने में क्यों उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है? क्यों वो लोगों को हंसने नहीं दे सकता? क्यों अपने आप पे हंसने नहीं दे सकता? क्यों वो सवालों के उत्तर नहीं देता? इन सब चीज़ों की वजह ढूंढने की जब कोशिश करते हैं, समझ में आता है कि जब ऐसा होने लगता है कि उसके कामों से उसको ये लगने लगता है, वो अध्ययन तो करता ही रहता है चीज़ों का। आज के ज़माने में तो अध्ययन के टूल बहुत हो गए हैं, बहुत सरल हैं, बहुत डायरेक्ट हैं, सरकारों के लिए तो बहुत सुविधा है। तो वो उसे पता लगता रहता है कि जनता में डिसकंटेंट पैदा हो रहा है क्या, तो वो फिर इस तरह के उपकरणों पे आ जाता है। अब एक कुछ तथ्य मैं देता हूँ, और जिस संस्था की ओर से है उसको हम कम से कम सरकार का निंदक तो नहीं कह सकते। इंडिया टुडे और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे आता रहता है। इस पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये बता रहा है कि 2021 में मोदी जी की अपनी जो अप्रूवल रेटिंग थी वो 70% के आसपास थी, जो 2025 में 58% रह गई। एनडीए गवर्नमेंट का जो सेटिस्फेक्शन रेट फरवरी 2025 में 62% था, वो अगस्त 25 में 52% रह गया। इकोनॉमिक कंपैरिजन्स जो हैं, 2024 में मोदी जी को मनमोहन सिंह की तुलना में 57% और 35%, यानी 22% की लीड थी दोनों में। ये लोगों से पूछा जाता है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को आप बेहतर समझते हैं या मोदी जी के, तो ये लीड करीब 22% थी 2024 में। 2025 में ये लीड सिर्फ 2% की रह गई। लोग अब मनमोहन सिंह के कार्यकाल को मोदी जी के कार्यकाल के लगभग बराबर वो देने लगे, जबकि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन ये चीज़ घट रही है। 72% लोगों की राय है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी विफलता है इस सरकार की, और 92% ये मानते हैं कि घर का खर्चा बढ़ गया है, आमदनी नहीं बढ़ रही है। 60% की ये समझ है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी लगभग असंभव हो गई है। ये इसको आप इसके साथ देखिए कि हमने कुछ अध्ययन किया, जो मोदी जी समेत जो राइट विंग के लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो प्रोफाइल्स हैं, उन पर नीचे जो कमेंट्स में लोगों की प्रतिक्रिया होती है, हम ये मान सकते हैं कि अब बहुत सारी पार्टियों ने अपने अपने आईटी सेल बना लिए हैं, जो पहले सिर्फ बीजेपी के पास हुआ करते थे। वो भी इसमें एक उल्लेखनीय योगदान कर रहे होंगे। लेकिन आप अब कमेंट सेक्शंस में जाके देखिए तो आप पाते हैं कि अब उनकी आलोचना की बाढ़ आई हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं
पहले ये सब एक तरफा था। मोदी जी के पेज पर या उनके प्रोफाइल्स वगैरह पर या राइट विंग के लोगों के प्रोफाइल्स पर जनरली ये स्थिति नहीं होती थी। उल्टा था। जो लोग आलोचक हैं, जो सवाल पूछने वाले हैं, जो ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता के साथ नहीं हैं, उन सब के यहाँ नीचे बीजेपी के आईटी सेल के लोग गालियाँ वगैरह देते थे। लेकिन अब उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें बहुत सारा जेनेरिक है। कुछ हो सकता है, मैंने कहा कि दूसरों के आईटी सेल भी इसमें काम कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर इसमें जेनेरिक मुझे नज़र आता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हम आप देर से इसका आकलन इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। सत्ता इसका आकलन हमसे पहले कर रही है, क्योंकि उसके पास आज आधुनिक टूल हैं। उसके पास दुनिया में और देश में लोगों के बीच, लोगों की समझ के बीच, माध्यमों में, सोशल मीडिया माध्यमों में लोगों की राय, उसका बंटवारा, उसके आंकड़े और विभिन्न विभाजनों में उसका बंटवारा, ये सब उसको ज़्यादा आसानी से सुलभ है। वो ज़्यादा पैसे खर्च करके इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट भी कर सकती है। हम लोगों के लिए तो ये सब ढेर सारा रिसर्च करना पड़ता है। उसके लिए इन सब के सरकारी और गैर सरकारी दोनों उपकरण और लोग, काबिल लोग उपलब्ध हैं इसके लिए। इसलिए उनको ज़्यादा पता है कि क्या हो रहा है और इसीलिए वो ज़्यादा बेचैन भी हैं। और इसीलिए एक मीम उनको इतना बेचैन कर देता है कि वो उसको आसपास लोगों के बीच वितरित होते, फैलते नहीं देखना चाहते। बस इतना ही। नमस्कार।